हेलो बच्चों। सो वी आर बैक विद चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। हमने लास्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ इंक्वायरी क्लास 11th का जो चैप्टर है सेकेंड, उसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, गोल्स ऑफ इंक्वायरी कर लिया था, स्टेप्स इन रिसर्च, ऑल्टरनेटिव पैराडिग्म्स, नेचर ऑफ डेटा एंड ऑब्जर्वेशन मेथड एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। इतना हम कर चुके थे डिस्कस, राइट। और इसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमें करनी है अब डिस्कस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा साइकोलॉजिकल गोल्स। साइकोलॉजिकल गोल्स में फर्स्ट गोल क्या होता है? इट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब टू डिस्क्राइब द बिहेवियर इन डिटेल। सेकेंड गोल इज प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब उससे रिलेटेड बिहेवियर तुम प्रिडिक्ट करते हो या फॉरकास्ट करते हो कि इफ अ पर्सन इज एंगेजिंग इन स्मोकिंग सो वो क्या क्या चीजें शो करेगा, और सो दैट इज प्रिडिक्शन। एक्सप्लेनेशन में हम वो बिहेवियर क्यों हो रहा है उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। देन कंट्रोल में हम बिहेवियर को खुद कंट्रोल करते हैं बाय मॉडिफाइंग इट टू ईदर इंक्रीज इट और डिक्रीज इट या मेंटेन इट। एंड द लास्ट इज एप्लीकेशन, जिसमें हम एक वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस पे वो बिहेवियर को अप्लाई करवाते हैं। सो दीज वर द गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। फिर आता है हमारा स्टेप्स इन रिसर्च। तो स्टेप्स में सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, विच इंक्लूड सिलेक्टिंग अ टॉपिक, कि तुम एक टॉपिक चूज कर रहे हो, और फॉर्मुलाइजिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस याद होगा कि इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। देन वी कलेक्ट द डेटा। डेटा कलेक्शन में काफ़ी सारे स्टेट्स थे। पार्टिसिपेंट्स का नंबर कितना होगा, वो कौन से ग्रुप से होंगे, कहाँ से पार्टिसिपेंट्स लोगे, जेंडर क्या होगा, मेथड्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें आइडेंटिफाई करनी होती हैं। देन वंस यू हैव द डेटा, डेटा को हम कंक्लूड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। एंड देन इफ इट इज अलाइनिंग विद द हाइपोथेसिस तो तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, अगर नहीं अलाइन कर रहा तो उसको रिजेक्ट करोगे, और उसको रिजेक्ट करके वापस से प्रॉब्लम को रिवाइज करोगे। सो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च, ठीक है। अब रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं, ये कुछ भी नहीं है। रिसर्च मेथड कौन कौन से हैं? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड केस स्टडी। इसमें से हमने ये दोनों मेथड्स कर लिए थे। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन बिकॉज इट इज सिस्टमैटिक, प्लान्ड एंड फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हमें पता होता है कि हम किस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको लेके हम काफ़ी सारी प्लानिंग करते हैं, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। एंड वो प्रोसीजर में 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन, जिसमें हम चूज कर रहे हैं कि कौन सा बिहेवियर तुम ऑब्जर्व करोगे। सेकेंड इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बाय यूजिंग टैलीज, टैलीज बताया था, वीडियो, या फिर वीडियो के अलावा ऑडियो, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड देन लास्ट इज एनालाइजिंग टू फाइंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो 2 कैटेगरीज में तुम डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। पार्टिसिपेशन के बेसिस पे 2 टाइप का होता है, पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में ऑब्जर्वर जो होता है इज द पार्ट ऑफ द ग्रुप, और उसमें मैनिपुलेशन आ सकता है, क्योंकि अगर तुम्हें पता है यू आर बीइंग ऑब्जर्व तो तुम अपना एक्चुअल बिहेवियर शो नहीं करोगे, है ना। नेक्स्ट इज नॉन पार्टिसिपेंट, विच इन विच ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर जो होता है ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द ग्रुप। पार्टिसिपेंट वो ग्रुप का पार्टिसिपेंट नहीं होता है, एंड देर आर लेस चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन। एंड नेक्स्ट हमारा जो कैटेगराइजेशन आ जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्लेस, कि हम कहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सो इफ द ऑब्जर्वेशन इज डन इन द नेचुरल कंडीशन, नेचुरल कंडीशन मतलब सब्जेक्ट का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वहाँ पे करते हो, उसके घर पे करते हो, होम एनवायरनमेंट में, स्कूल में करते हो, तो वो अनकंट्रोल्ड होता है, या फिर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं इसको। एंड इफ इट इज डन इन द लैब देन उसको हम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। देन वी हैव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में आ गया कि इट इज ईजियर टू डू, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं टू एनहांस द नेचर एंड रिलायबिलिटी। एंड ऑब्जर्वेशन जो होता है, जो भी डेटा रिजल्ट तुमने ऑब्टेन किया है, गेन किया है, इट इज साइंटिफिक एंड रिलायबल। लिमिटेशन में जो ऑब्जर्वर और सब्जेक्ट का रिलेशनशिप है वो रिजल्ट्स को वो इम्पैक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो इफ़ यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड और मैं एग्रेशन को ऑब्जर्व कर रही हूँ, आई एम द ऑब्जर्वर, एंड हमारा बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो मे बी आई विल अंडर प्ले और एग्रेसिव बिहेवियर समटाइम्स। तो जो ऑब्जर्वेशन होगा वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप। देन रिजल्ट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्वर्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रेजुडिसेस। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ऑब्जर्वर बायस, राइट। रिजल्ट्स को हम वेरीफाई नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्जर्वेशन तुमने एक सेटिंग में किया है तो उसको रेप्लिकेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड देन टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही है, और
लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है। नाउ वी हैव एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम स्टेब्लिश करते हैं। ये हमने पढ़ा था ना कि कॉज क्या होता है, जो बिहेवियर कराता है, एंड इफेक्ट जिसका उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो the purpose, the aim is to establish a cause and effect relationship, which is the first point. Next, it is a control procedure. इसमें हम फैक्टर्स को, एक फैक्टर को चेंज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एंड उसका इफेक्ट दूसरे फैक्टर पे देखते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट कि इट इज अ कंट्रोल प्रोसीजर। थर्ड पॉइंट इज कि इसके अंदर वेरिएबल्स इंक्लूडेड होते हैं। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर एनी स्टिमुलसेस और इवेंट्स दैट वेराई, है ना। इट कैन बी मेजर्ड, कोई भी चीज़ जो डिफर कर रही है उसकी बहुत सारी वैल्यूज होती है, एंड इट कैन बी मेजर्ड इज अ वेरिएबल। एंड इसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड सेकंड इज कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज द ग्रुप जिसमें द कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ IV is manipulated, and control group in which IV is absent, no IV, right। वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और थर्ड क्या था हमारा? एक्सट्रानियस वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, और यू कैन से इट इज द कॉज। अब मेरा अगर वो है स्मोकिंग कॉजेज स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब मैं इसको अगर स्टडी कर रही हूँ, सो यहाँ पे स्लीपिंग प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? स्लीपिंग प्रॉब्लम इफेक्ट है क्योंकि वो हो रहा है ना, सो दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड स्मोकिंग इज द कॉज, स्मोकिंग की वजह से स्लीपिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? इट इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन IV, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द मैनिपुलेटेड वेरिएबल बाय द रिसर्चर। डिपेंडेंट वेरिएबल इज इफेक्ट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज। यू कैन राइट दीज पॉइंट। इंडिपेंडेंट के 2 पॉइंट मिल गए, डिपेंडेंट के भी 2 पॉइंट मिल गए। The last is extraneous variable. Extraneous variables are the factors other than IV that could affect the outcome of DV. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्मोकिंग कॉजेज स्लीपिंग प्रॉब्लम है, तो स्मोकिंग के अलावा और भी तो चीज़ें होती है ना जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स कर सकती है। मे बी वो इंसान डिप्रेशन में हो, मे बी उसका जो बेड हो वो अनकंफर्टेबल हो, मे बी उसके घर में मस्कीटोज हो। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ना जिसकी वजह से उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती है। तो ऑल द अदर फैक्टर्स दैट इफेक्ट DV इज कॉल्ड EV, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स, ठीक है। ये उसका एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है, उसका टाइम कैसा गया है दिन भर का वो हो सकता है, उसका मूड हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड इफ़ दीज आर नॉट कंट्रोल देन दे कैन डिस्टॉर्ट द रिजल्ट्स। अगर हम इन वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो रिजल्ट्स को ख़राब कर सकता है, ठीक है। कंट्रोल इन एन एक्सपेरिमेंट रेफर टू, अब कंट्रोल क्या होता है? हम मिनिमाइज कर रहे हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के इफेक्ट को। और ये जो है पॉइंट, ये तुम्हारे NCERT में भी है, हाउ टू कंट्रोल एक्सट्रानियस वेरिएबल। मैं भी दिखाती हूँ, वेट। ये साथ के साथ मैं NCERT इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि तुम्हें NCERT नेविगेट करना आ जाए, एंड यू नो कि NCERT को यूज़ कैसे करना है, उसमें से कहाँ से क्या आंसर्स निकालने हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करना है आंसर राइटिंग के टाइम पे। सो ये रहा, टू कंट्रोल रेलेवेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट यूजेस कंट्रोल टेक्निक्स। जो हमारे एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं ना उनको कंट्रोल करने के लिए हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तुम्हारे 5 टेक्निक्स हैं इन टोटल। बट बिफोर दैट इसको भी अंडरलाइन कर लो कि जो एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं वो भी मार्क करा देती हूँ, वेट। सीक्वेंशियल होता है, सिचुएशनल होता है, ये रहा। देयर आर 3 मेजर organismic variables such as anxiety, intelligence, personality, situational, वेट। देखो तो जो हमारे एक्सट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। EV कितने टाइप के होते हैं? EV 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा है ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल मतलब जो इंसान से रिलेटेड वेरिएबल होते हैं, मतलब मुझसे रिलेटेड। अगर तुम मुझे स्टडी कर रहे हो तो मुझसे रिलेटेड फैक्टर्स क्या होंगे? मेरी एग्जाम्पल हो गया जैसे एंजाइटी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, तो सो दिस आर द वेरिएबल रिलेटेड टू द पर्सन। सिचुएशनल फैक्टर्स आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि बाहर के एनवायरनमेंट में नॉइज़ कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है। एंड सीक्वेंशियल हो गया कि अगर तुम सेम सीक्वेंस में टास्क को करवा रहे हो तो मे बी दे गेट यूज टू इट, या उसको वो याद हो जाता है तो उसकी वजह से एक सेट ऑफ रिजल्ट आता है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल। इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं हम
बाय एलिमिनेटिंग इट कम्प्लीटली। ठीक है, हमारा गोल क्या है कि वो वेरिएबल हमारे रिजल्ट को इन्फ्लुएंस ना करे। सो इफ वी कम्प्लीटली एलिमिनेट इट तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखो, द एक्सपेरिमेंट में बी कंडक्टेड इन अ साउंड प्रूफ रूम। अगर साउंड प्रूफ रूम में या एयर कंडीशन रूम में तुम एलिमिनेट उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, तो साउंड जो तुम्हारा एक्सट्रानियस वेरिएबल है तुमने उसको एलिमिनेट कर दिया, और टेम्परेचर जो तुम्हारा एक्सट्रानियस वेरिएबल है तुमने उसको एलिमिनेट कर दिया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। तुम एलिमिनेट नहीं, बिल्कुल ही ऐसा नहीं कर सकते कि हर टाइप के साउंड को एलिमिनेट कर दो, या बिल्कुल भी गर्मी सर्दी ना हो टेम्परेचर को एलिमिनेट कर दो। तो जब एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता तो वी कैन ट्राई टू कीप देम कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब दोनों ग्रुप को सेम एनवायरनमेंट में रखेंगे, सो दैट वो बहुत ज़्यादा वेरी ना करे, है ना। दोनों को ऐसे एनवायरनमेंट में रखो जहाँ पे सेम टेम्परेचर हो, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों को ऐसी जगह रखो जहाँ पे सेम नॉइज़ लेवल हो, तो ज़्यादा आवाज़ चेंज नहीं होगी तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम टेस्ट ये देख रहे हो कि डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट का उनके रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और तुमने एक ग्रुप को, एक क्लास को तो बहुत नॉइजी एनवायरनमेंट में बिठाया, एक को बहुत शांत एनवायरनमेंट में बिठाया, तो डिफ़िकल्टी से ज़्यादा एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ेगा ना उन पे। तो दोनों को या तो इक्वली नॉइजी एनवायरनमेंट में बिठाओ या इक्वली शांत एनवायरनमेंट में बिठाओ, सो दैट वो कांस्टेंट रहे। ठीक है। देन ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। मैचिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 500 पार्टिसिपेंट हैं और मेरे पास उसमें से जो 200 हैं वो गांव से आए हुए हैं, रूरल पॉपुलेशन से आए हुए हैं, तो मैं उसमें से 100 एक ग्रुप में रखूंगी और 100 एक ग्रुप में रखूंगी। ठीक है, सो दैट ऐसा ना हो कि एक ग्रुप में सारे गांव वाले हो जाएं, एक ग्रुप में सारे शहर वाले हो जाएं, तो उससे रिजल्ट पे फर्क पड़े। ठीक है, अगर मैंने देखा कि इन 500 में से 50 जो हैं वो बहुत हाई आईक्यू वाले लोग हैं, ठीक है, तो आईक्यू तो फर्क करेगा ना रिजल्ट में, तो इसलिए मैं 25 को एक ग्रुप में डालूंगी, 25 को एक ग्रुप में डालूंगी, सो दैट मेरे दोनों ग्रुप में सेम इंटेलिजेंस लेवल है, दोनों ग्रुप में सेम जगह के तरह के लोग हैं, तो इसको हम मैचिंग बोलते हैं कि मैच्ड पेयर को हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन बोथ द ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक। काउंटर बैलेंसिंग टेक्निक जो होती है वो सीक्वेंस इफेक्ट को कम करती है। सीक्वेंस इफेक्ट मतलब तुम जब एक टेस्ट को सेम ऑर्डर में सबको देते हो ना, तो उनको आदत हो जाती है उसी ऑर्डर में टेस्ट करने की, तो मे बी उसका भी रिजल्ट पे फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हम टेस्ट को क्या करते हैं, हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, और आधे ग्रुप को हम टास्क जो देते हैं उसमें एक आधा टेस्ट फर्स्ट टेस्ट पहले देंगे, सेकेंड टेस्ट बाद में देंगे, और दूसरे आधे को सेकेंड टेस्ट पहले देंगे, फर्स्ट टेस्ट बाद में देंगे, तो इससे सीक्वेंस इफेक्ट कम हो जाएगा। सो इसको हम बोलते हैं काउंटर बैलेंसिंग। एंड लास्ट इज रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट मतलब हम ना सोच के नहीं डालते कि कौन से पार्टिसिपेंट को किस ग्रुप में डालेंगे, चिट सिस्टम के बेसिस पर रैंडमली डालते हैं। सो दीज वर द 5 टेक्निक्स टू कंट्रोल एक्सट्रानियस वेरिएबल, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, सो इसको मार्क करके रख लो। राइट, नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल हो गया। एक्सट्रानियस वेरिएबल के बाद कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डिफरेंस क्या है। सो जो तुम्हारा कंट्रोल ग्रुप होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होता, इट इज एब्सेंट। ठीक है, और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम स्टडी करते हैं उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट, और ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए होता है कि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ। तो अगर मेरा स्टडी था वो स्मोकिंग वाला, कि स्मोकिंग लीड्स टू स्लीप प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो इस वाले ग्रुप में स्मोकिंग जो होगा वो एब्सेंट होगा, नो स्मोकिंग। ठीक है, और इसमें स्मोकिंग होगा, तो इसको मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा है, लेकिन इनको मैं स्मोक करवा रही हूँ टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ स्मोक ऑन स्लीप प्रॉब्लम्स। इसमें कंडीशंस को मैनिपुलेट करते हैं, इसमें कंडीशंस को नॉर्मल रखते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देखो यहाँ क्या है, 2 ग्रुप्स हैं, यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिला है, यहाँ पे उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है, विच इज टीम बी। ठीक है, फिर देखेंगे कि इन पे कोई इम्पैक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। दिस इज जस्ट अ डिपिक्शन। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं कि पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो, एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करो, टूल्स को सेलेक्ट करो, फिर जो जो चीज़ें कंट्रोल करनी है उनको कंट्रोल करो, पार्टिसिपेंट्स को चेक करो कि कुछ एथिकली उनके साथ गलत तो नहीं हो रहा, उनके बाद डेटा कलेक्ट करो और उसको एनालाइज कर लो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स हो गए। नाउ ये कुछ इम्पोर्टेंट, ये तुम्हारे लिए रेलिवेंट नहीं है,
लिमिटेशंस क्या होते हैं, हमारा जो एक्सपेरिमेंट, जैसे हमने ऑब्जर्वेशन के लिमिटेशन और एडवांटेजेस पढ़े थे ना, वैसे एक्सपेरिमेंट के लिमिटेशन और एडवांटेजेस पढ़ो। लिमिटेशन ये है कि इसकी लो एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है। लो एक्सटर्नल वैलिडिटी मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट को लैब में करते हैं ना, तो लैब में तुम सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, लैब में ये देख सकते हो कि कौन कैसे बिहेव करेगा, किससे क्या चीज़ करवानी है। बट जब उसी चीज़ को हम रियल लाइफ में रेप्लिकेट करने जाते हैं तो वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग अपने लेवल पे अपने अकॉर्डिंग करते हैं, तो तुम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, तो तुम उसको कैसे अप्लाई कर पाओगे। इसीलिए इट हैज़ लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो लैब के फाइंडिंग्स होती है हमेशा वो रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होती। देन समटाइम्स देयर आर सम एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज क्या होते हैं? काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दे आर अनएथिकल टू कंडक्ट। अगर मुझे ये स्टडी करना है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का इंटेलिजेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब क्या? उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ढंग से खाना नहीं मिल रहा, ढंग से प्रॉपर न्यूट्रिशियस केयर नहीं मिल रही, तो मैं देखूंगी इंटेलिजेंस पे इम्पैक्ट। लेकिन इसको हम लैब में करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों को भूखा रखना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, मुझे उनको खाना नहीं देना पड़ेगा, एंड दैट इज अनएथिकल। तुम ऐसे किसी को भूखा नहीं रख सकते फोर्सफुली, तुम ऐसे किसी को खाने से दूर नहीं रख सकते, तो ये अनएथिकल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको लैब में कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना हम कैसे कंडक्ट करते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे, कि पढ़ने तो है, स्टडी तो करना है उन टॉपिक को, लेकिन लैब में नहीं कर सकते, तो क्या ऑल्टरनेटिव है उसके। देन थर्ड लिमिटेशन इज प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को हम एक्सपेरिमेंटली नहीं पढ़ सकते ड्यू टू रियल लाइफ कंस्ट्रेंट। जैसे अगर मुझे इम्पैक्ट देखना है, द इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन इमोशनल अवेलेबिलिटी, मैं अर्थक्वेक कहाँ से ही क्रिएट करवाऊंगी? नहीं करवा सकती। सो ये तीन हमारे लिमिटेशन हो गए: लो एथिकल वैलिडिटी, लो एक्सटर्नल वैलिडिटी, एथिकल इश्यूज एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज, ठीक है। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट आता है। फील्ड एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जो रियल वर्ल्ड सेटिंग में होते हैं, लैब के बाहर होते हैं। फील्ड लिखा है ना, फील्ड मतलब इन द रियल वर्ल्ड, एटमॉस्फेयर में, बाहर की दुनिया में, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट लेवल ऑफ आईवी से एक्सपोज कराया जाता है, एंड पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च के बारे में नहीं पता होता। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो तुम तब करते हो जब तुम लैब में चीज़ों को क्रिएट नहीं कर सकते, है ना। ये फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें देखना है कि विच मेथड, सो फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड उनके लिए होता है जब हम हर सिचुएशन को, जब हम उन सिचुएशंस को लैब में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, तो वी यूज फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये स्टडी करना है कि लेक्चर मेथड ज़्यादा अच्छा काम करता है बच्चों में या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, तो आई कैन कंडक्ट अ फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड इन द फील्ड विच इज स्कूल। तो मैं स्कूल में जाऊंगी, दो क्लासेस में अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, एक में लेक्चर दूंगी, एक में डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, एंड आई विल सी कि कौन से बच्चों को ज़्यादा समझ आ रहा है, चेक कि कौन से बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कौन से मेथड में बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे। सो दैट इज फील्ड एक्सपेरिमेंट जब हम नेचुरल सेटिंग्स में करते हैं। एंड अनदर टाइप इज कॉशी एक्सपेरिमेंटल। कॉशी एक्सपेरिमेंटल मेथड तब यूज होता है जब इट इज़ नॉट फिजिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैनिपुलेट द आईवी। अगर मैं न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ ऑन IQ, तो आई कैंट मैनिपुलेट द न्यूट्रिशन दैट चिल्ड्रन गेट, है ना। ऑफिस मैं कॉन्शियसली मैनिपुलेट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती कि एक बच्चे को मैं ज़्यादा न्यूट्रिशन दूँ और एक बच्चे को मैं कम न्यूट्रिशन दूँ, बिकॉज इट इज़ अनएथिकल, ठीक है। तो मैं उसको क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी, मैं उन बच्चों को ही सेलेक्ट करूँगी जो मैलनरिश्ड हैं, और उनका इम्पैक्ट देखूंगी IQ पे। अनदर एग्जाम्पल वुड बी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब इसको मैं आर्टिफिशियली नहीं क्रिएट कर सकती, मैं थोड़ी ऐसा करवा सकती हूँ कि उन बच्चों, अर्थक्वेक करूँ, वहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो और फिर मैं देखूँ कि उनके बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। दैट इज़ नॉट एथिकल, दैट इज़ नॉट आर्टिफिशियली पॉसिबल टू रेप्लिकेट इन अ लेबोरेटरी। तो उन सिचुएशन में हम चूज ही उन बच्चों को करते हैं जिनके पेरेंट्स की अर्थक्वेक में डेथ हुई है, टू सी द इम्पैक्ट ऑफ इट ऑन देयर इमोशनल वेलबिंग, ठीक है। तो दैट इज कॉशी एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसकी डेफिनेशन क्या है? द वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन लैब सेटिंग्स आर स्टडीड बाय कॉशी एक्सपेरिमेंटल मेथड। चलो अब ये एक एक्टिविटी है, इसको करते हैं। इसमें IV और DV ना तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज
टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर अफेक्ट्स चिल्ड्रन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे टीचर जो है क्लासरूम में कैसे बिहेव कर रही है वो उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं हम स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे। तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस तो इफेक्ट हो गया ना, एंड इफेक्ट हमने पढ़ा था, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट इज डीवी। सो ये डीवी हो गया एंड ये जो है ये आईवी हो गया। ऐसे हमारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हेल्दी पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप फैसिलिटेट इमोशनल एडजस्टमेंट इन चिल्ड्रन। तो इमोशनल एडजस्टमेंट बच्चों का कैसे, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा है उससे बच्चों का इमोशनल एडजस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वो देखना है। तो दिस इज आईवी बिकॉज इट इज मैनिपुलेटेड एंड दिस इज डीवी बिकॉज इट इज एन इफेक्ट। ठीक है। थर्ड इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ पेयर प्रेशर इंक्रीजेज एंजाइटी। पेयर प्रेशर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एंजाइटी इंक्रीज हो रही है, तो एंजाइटी इफेक्ट है मतलब डीवी एंड पेयर प्रेशर इज आईवी। Fourth is enriching the environment of young children with special books and puzzles enhances their performance. अगर books and puzzles बच्चों को देते हैं तो उनकी performance बढ़ाता है. So this is IV and this is DV. So this is how you attempt the questions. अब next method आता है हमारा correlational method. Up until now, if you have any doubts, if you have any questions, वो comment section में पूछो. अब हम थर्ड मेथड ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जो है तुम्हारा कॉशी एक्सपेरिमेंट, सॉरी कोरिलेशनल मेथड। अब कोरिलेशनल मेथड का फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप और डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम क्या कर रहे थे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप, नॉर्मल रिलेशनशिप डिटरमाइन कर रहे हैं कि एक वेरिएबल 1 है एक वेरिएबल 2 है, इनके बीच कोई कनेक्शन है या नहीं है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है या नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ स्टडी टाइम इज रिलेटेड विद अकेडमिक अचीवमेंट। जितना ज़्यादा कोई बच्चा पढ़ेगा उतना ज़्यादा उसकी अचीवमेंट अच्छी होगी। सो ये रिलेशनशिप देख रहे हैं ना हम, ये नहीं कह रहे कि अचीवमेंट का वन एंड ओनली रीज़न ही स्टडी टाइम है, बट ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या ये कम होगा तो ये भी कम होगा, तो हम उसको इसमें ढूंढते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड राइट अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोरिलेशनल मेथड। ठीक है। नाउ कोरिलेशन मेथड के अंदर अगर तुम रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में कोई रिलेशनशिप है, तो उसको एक हम नंबर से शो करते हैं और उस नंबर को हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको हम, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये रही कि द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर नोन एज कोरिलेशन कोफिशिएंट। फर्स्ट पॉइंट, एंड इट कैन रेंज फ्रॉम +1 to -1। जो कोफिशिएंट होता है वो +1 से -1 के बीच रेंज करता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर मैं ये कह रही हूँ कि स्टडी टाइम और स्टूडेंट परफॉर्मेंस का पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब हो गया कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम होगी, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो जो कोफिशिएंट, जो कोरिलेशन होता है ना, वो हमारा या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या तो ज़ीरो हो सकता है। ओके। आई थिंक इसके ऊपर ना मेरे पास एक स्लाइड भी होगी, मैं वो ढूंढती हूँ उसमें। हाँ ये रही, देखो जो कोरिलेशन मेथड होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कोरिलेशन मेथड इज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें हम रिलेशनशिप असेस करते हैं। सो वी ट्राई टू असेस द रिलेशनशिप, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज अ कोफिशिएंट दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। स्ट्रेंथ मतलब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या वीक रिलेशनशिप, एंड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। और इसको हम शो करते हैं एक नंबर से। तो अगर मैं कह रही हूँ कि देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ आवर्स अ पर्सन स्पेंड स्टडिंग एंड एकेडमिक रिजल्ट, और वो जो रिलेशनशिप है वो +0.90% है। ठीक है। तो इसमें तुम्हारा एक तो डायरेक्ट ये साइन है और एक तो नंबर है। तो जो साइन है ना उसका मतलब है तुम्हारा डायरेक्शन, और जो नंबर है उसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ। तो जितना हाई नंबर होगा, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, और जितना छोटा नंबर होगा उतनी कम स्ट्रेंथ होगी। तो अब 0.90 ले लो और 0.01 ले लो, छोटा नंबर कौन सा है, ये छोटा नंबर है, मतलब इट इज़ वीक रिलेशनशिप, इट शोज वीक रिलेशनशिप। और ये बड़ा नंबर है, 1 के क्लोज है, तो इट इज़ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ठीक है। और ये कितने से, कोरिलेशन कोफिशिएंट कितने से कितने तक होता है, +1 से -1 तक होता है। ठीक है। परफेक्ट कोरिलेशन +1 शो करता है, जितना ज़्यादा 1 के क्लोज होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना 0 के क्लोज होगा उतना वीक होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।
पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जीरो मतलब उनके बीच कोई कनेक्शन ही नहीं है, और नेगेटिव मतलब दोनों वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं पहले बता दूं तुम्हें। एग्जाम्पल देखो, द हायर द टेम्परेचर हायर द स्वेटिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा स्वेटिंग बढ़ेगी। अब दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, अगर मैं ये कहती कि जितना ज़्यादा एसी का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, लोअर द एसी टेम्परेचर लोअर द स्वेटिंग। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ना, ये नहीं देखना कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये देखो कि दोनों जो है या तो बढ़ रहे हैं तो दोनों बढ़ रहे हैं, और अगर कम हो रहे हैं तो दोनों कम हो रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन है। समझ आया? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दैट इंडिकेट्स पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दैट इंडिकेट्स नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जांपल एनसीईआरटी में देखो और एनसीईआरटी में मार्क भी करो। पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट्स Positive correlation indicates that as the value of one variable increases, the value of other variable also increases. ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन में मतलब एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है, when the variable x decreases एंड y ऑल्सो डिक्रीजेस, तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सपोज यू हैव फाउंड दैट मोर टाइम द स्टूडेंट स्पेंड ऑन स्टडिंग द हायर द अचीवमेंट। जितना ज़्यादा एक बच्चा पढ़ रहा है उतनी उसकी अचीवमेंट है, तो ये भी बढ़ रहा है ना, और ये भी बढ़ रहा है, तो ये कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव है। वैसे ही जितना कम एक बच्चा पढ़ रहा है उतनी खराब उसकी अचीवमेंट है, तो दोनों साथ में नीचे गिर रहे हैं ना, तो ये भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही है। एंड दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन इज इंडिकेटेड बाय अ पॉजिटिव नंबर। इसको हम एक पॉजिटिव नंबर से शो करते हैं जो 0 से +1 के बीच में होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 to +1। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल हो गया 0 + 0.85, ये है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। जो साइन है वो पॉजिटिव को शो कर रहा है, और 85 जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव को शो कर रहा है, क्योंकि वो 1 के क्लोज है। समझ आया? नंबर जितना 1 के क्लोज होगा, नंबर जितना 0 से बड़ा होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, जितना नंबर छोटा होगा उतना ज़्यादा वीक कोरिलेशन होगा। नाउ कम्स द सेकंड टाइप ऑफ कोरिलेशन विच इज़ नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये बोलता है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेज एंड द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल डिक्रीजेज, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, number of study time increases, the number of hours spent in other activity will decrease। जितना ज़्यादा एक बच्चा पढ़ेगा उतना ज़्यादा ही वो दूसरी चीज़ें कम करेगा। सो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, एंड अगेन इसको भी हम कैसे मेजर करते हैं, 0 to -1, मतलब 0 से -1 के बीच में हम इसकी वैल्यू देखते हैं। अगर -0.01 है तो ये वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर -0.095 है तो ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, एंड द लास्ट इज जीरो कोरिलेशन, मतलब कोई एग्जिस्ट, कोई कोरिलेशन, कोई रिलेशन उनके बीच एग्जिस्ट ही नहीं करता। सपोज मैं कह रही हूँ कि वेदर एंड लाइकिंग फॉर अ पर्टिकुलर बुक, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर लेंथ ऑफ माई स्कर्ट एंड द प्रेफरेंस फॉर आइसक्रीम, कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। सो वो हो गया हमारा जीरो कोरिलेशन। तो ये तुम्हारा कोरिलेशन मेथड था कि कोरिलेशन मेथड में हम रिलेशनशिप देखते हैं। देन कोरिलेशन मेथड में जो कोरिलेशन होता है उसकी एक डायरेक्शन होती है और एक स्ट्रेंथ होता है, और उसको हम शो करते हैं एक कोफिशिएंट से, जिसको कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। देन कोरिलेशन हमारा 3 टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव जो होता है उसमें दोनों वेरिएबल या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। नेगेटिव में एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, और जीरो में कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। नहीं, इन केस एनी डाउट्स, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, तो उनको पूछ लो, क्योंकि पूछोगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, और मुझे पता नहीं चलेगा तो फिर तुम्हारे डाउट्स ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट मेथड विच इज़ सर्वे मेथड, एंड इट इज़ द थर्ड मेथड जो हम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वे मेथड में तुमने अभी तक सुना होगा कि सर्वे में क्या होता है। हम सर्वे, बहुत सारे सर्वे होते रहते हैं कि इस बारे में लोगों का कौन सा फेवरेट शो है उसके बारे में सर्वे किया, कौन सा प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है उसके बारे में सर्वे किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो
सर्वे का पर्पस क्या होता है? सर्वे का पर्पस होता है टू स्टडी ओपिनियन, एटीट्यूड एंड सोशल फैक्ट्स। लोगों के क्या ओपिनियन है अलग अलग चीज़ों के बारे में लेके। ऐसा आता है ना न्यूज़पेपर में कि 98% ऑफ द पीपल अपोज द जीएसटी बिल, या फिर 98% पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ दिस। कैसे पता चलता है? वो सर्वे से पता चलता है। ठीक है, तो सर्वे हम क्यों यूज़ करते हैं? टू स्टडी ओपिनियंस, एटीट्यूड्स एंड सोशल फैक्ट्स। लोगों के क्या राय विचार हैं चीज़ों के बारे में, उनका कैसा एटीट्यूड है, इसको स्टडी करने के लिए। इलेक्शन के टाइम पे बहुत सर्वे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के प्रेफरेंसेस के बारे में बहुत सर्वे होते हैं। हर एक चीज़ को लेके अलग अलग सर्वेज होते रहते हैं। ठीक है, अब सर्वे होते तो रहते हैं, बट सर्वे को हम कैसे कर सकते हैं? सर्वे को करने के क्या तरीके होते हैं? तो सर्वे को करने के लिए या तो तुम उनका पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो, क्वेश्चनर दे के उनसे भरवा सकते हो, टेलीफोन पे ले सकते हो, या ऑब्जर्व कर सकते हो। सो दीज आर द 4 मेथड्स दैट यू कैन यूज टू कंडक्ट अ सर्वे, राइट। अब इन टेक्निक्स को हम डिटेल में देखते हैं। पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और पर्सन से या तो फेस टू फेस, 1 to 1, ग्रुप टू 1, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। तो इंटरव्यू मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेथड, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे टीवी पे भी तुम देखते हो, न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं लोगों का। तो क्या करते हैं, एक पैनल होता है उनसे इंटरव्यू ले लेते हैं, या एक इंसान होता है उससे इंटरव्यू ले लेते होते हैं। इसके अंदर इट इज़ यूज्ड इन डाइवर्स काइंड ऑफ सिचुएशंस, बहुत अलग अलग सिचुएशंस में ये यूज़ करता है। जैसे डॉक्टर पेशेंट का इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यू मतलब ऑब्वियसली वो तुम्हारे बारे में नहीं पूछेगा, तुम्हारे प्रेफरेंसेस नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कब से है, क्या मेडिसिन ली है, क्या ट्रीटमेंट लिया। तो वो इंटरव्यू हो गया ना, सेट ऑफ क्वेश्चंस वो तुमसे पूछ रहा है। एक एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेता है, जो सेल्स वाले लोग आते हैं वो कस्टमर्स का इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू बहुत अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। टेलीविजन में मीडिया पीपल जो होते हैं दे इंटरव्यू नेशनल, दे इंटरव्यू पॉलिटिकल पार्टी मेंबर्स और जनरल पब्लिक। ठीक है, तो इंटरव्यू कोई भी ऐसी सेटिंग जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग या 2 लोग से फेस टू फेस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो इंटरव्यू हो गया। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट उससे पहले लेट्स रीड कि इसमें लिखा क्या है, सो दैट तुम पॉइंट बाय पॉइंट अंडरलाइन कर सको। ठीक है, एक पर्सन होता है जो क्वेश्चन पूछता है, ही इज द इंटरव्यूअर। एक पर्सन होता है जो क्वेश्चन का आंसर करता है, ही इज द इंटरव्यूई। ठीक है, इंटरव्यू इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी conducted to uh, derive factual information, opinions and attitude and reason for participate particular behavior। So इंटरव्यू हम क्यों करते हैं? एक एक्टिविटी होती है, पर्पस, उसके पीछे एक पर्पस होता है, गोल होता है। एंड गोल क्या होता है कि तुम्हें कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओपिनियन के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, या एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में। ठीक है, किससे चाहिए वो ओपिनियन? रेस्पोंडेंट से। एंड इट इज़ जनरली कंडक्टेड फेस टू फेस होता है, या फिर फ़ोन पे भी ले सकते हैं हम इंटरव्यू। ठीक है, अब होता है इंटरव्यू कितने टाइप्स के हैं? तो इंटरव्यू हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड, उनको हम स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं। सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड, जिनको हम नॉन स्टैंडर्डाइज भी बोलते हैं। दिस डिस्टिंक्शन इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ प्रिपरेशन वी मेक बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड किस बेसिस पे होता है? बेस्ड ऑन हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमने किस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। अगर जो क्वेश्चन इंटरव्यू में तुमने पूछने हैं वो तुम पहले से प्रिपेयर करके बैठे हो, जो लिस्ट है, जो शेड्यूल है, वो तुम पहले से बना के बैठे हो, तो वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज द वन वेयर द questions in the schedules are written clearly in particular sequence, and interviewer has little to no liberty to make the changes in the wording of the question or the order of the question। तो इन 2 पॉइंट हमें यहाँ मिल गए कि इंटरव्यू, जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें पहले से क्वेश्चंस डिसाइड करके बैठे होते हैं, उसका ऑर्डर फिक्स होता है, सीक्वेंस फिक्स होता है। इंटरव्यूअर के पास कोई फ्रीडम नहीं होती है कि वो उसका सीक्वेंस चेंज कर पाए या वर्डिंग्स को चेंज कर पाए। एंड द रिस्पॉन्सेज टू दीज क्वेश्चंस आर ऑल्सो इन सम केसेस स्पेसिफाइड इन एडवांस। कुछ केसेस में इसके रिस्पॉन्सेज भी पहले से डिसाइडेड होते हैं, एंड उनको हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब तुमसे पूछा है कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस विच वन डू यू फाइंड मोस्ट रिलेटेबल। ठीक है, और तुम्हारे पास 4 ही ऑप्शन है आंसर करने के लिए, तुम 5वां ऑप्शन अपनी तरफ से नहीं बता सकते, तो दैट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्ड हो गया। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं। सो दैट्स वाई
प्री डिसाइडेड होते हैं इनके आंसर्स। ठीक है, तुम्हें पास 4 ही ऑप्शन है, उन्हीं में से चूज करोगे, तो वो स्ट्रक्चर्ड या स्टैंडर्डाइज हो गए। समझ आया क्या क्या पॉइंट्स हैं कि पहले से क्वेश्चंस डिसाइडेड होते हैं, क्वेश्चंस का ऑर्डर डिसाइडेड होता है, जो इंटरव्यूअर है उसके पास फ्रीडम नहीं होती कि उसका क्वेश्चन का ऑर्डर, उसकी वर्डिंग चेंज कर सके, और इनको हम क्लोज एंडेड बोलते हैं क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा वो भी टू सम एक्सटेंट पता होता है हमें, राइट। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। तो इन सबका उल्टा हो जाएगा कि उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, उसमें क्लोज एंडेड के बजाय ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसमें तुम्हें चूज नहीं करना पड़ता, तुम्हें अपनी तरफ से बताना पड़ता है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाउ हैप्पी आर यू, तो तुम अपने अकॉर्डिंग आंसर दोगे ना, तो दैट इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। उसमें कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता, लिबर्टी पूरी होती है, हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो होते हैं ना, इंटरव्यू जो होते हैं, वो किस किस तरह से होते हैं, तो या तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है कि एक इंसान है और वो एक इंसान का इंटरव्यू ले रहा है, या तो ऐसा हो सकता है इंडिविजुअल टू ग्रुप कि एक इंसान है और वो बहुत सारे लोगों का साथ में इंटरव्यू ले रहा है, जैसे पैनल इंटरव्यूज होते हैं ना, मतलब तुम 4-5 लोगों का एक साथ ग्रुप इंटरव्यू या ग्रुप वाइवास तुमने सुने होंगे कि एक ग्रुप जाता है, उसका वाइवा होता है, फिर वो आ जाता है, फिर दूसरा ग्रुप जाता है, और एक ही क्वेश्चन पूछने वाला इंसान एक ही होता है। ग्रुप टू इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे तुमने यूपीएससी के इंटरव्यू में देखा होगा, क्या होता है, एक इंसान होता है और उससे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, तो दैट इज ग्रुप टू इंडिविजुअल। और ग्रुप टू ग्रुप भी हो सकता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 4 तरह से इंटरव्यू हो सकता है। इंटरव्यूइंग स्किल्स जो है उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अच्छे इंटरव्यूअर को पता होता है कि जो रिस्पोंडेंट है जिसका तुम इंटरव्यू ले रहे हो उसको कैसे कंफर्टेबल फील कराना है, उससे कैसे सही आंसर लिखा निकलवाने हैं। सेंसिटिव होना चाहिए वो। और अगर जो हमारा रिस्पोंडेंट है वो वेग आंसर दे रहा है, एम्बिगुअस आंसर दे रहा है, तो इंटरव्यूअर को पता होना चाहिए कि उससे कंक्रीट आंसर्स, करेक्ट आंसर्स कैसे निकलवाने हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटरव्यू मेथड हो गया। ये फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेबल होता है, मतलब इसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बच्चों के साथ भी हम कर सकते हैं, नॉन लिटरेट जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उन पे भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ईजी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, बट इसमें ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ जहाँ इंटरव्यू लोगे तुम्हें वहाँ वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम लगेगा। सो इट इज़ अ एक्सपेंसिव मेथड ऑफ सर्वे। ठीक है, दूसरा सर्वे मेथड आता है हमारे पास क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मतलब ऐसे करके क्वेश्चंस की लिस्ट होती है और तुम्हें उसका आंसर देना पड़ता है। यूट्यूब पे देखा होगा तुमने, कई बार ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं वो कि रेट योर प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस सजेस्टेड वीडियो, या ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। या और भी साइट्स पे तुम्हें रेटिंग के लिए क्वेश्चन आते हैं, फीडबैक के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चनर सर्वे है। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है। क्यों कॉमनली यूज होता है? बिकॉज इट इज़ सिंपल, वर्सेटाइल एंड लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्ट मेजर। तो ये आराम से लोग कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ वर्सिटिलिटी। एंड इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता डेटा कलेक्शन में। और इसमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि पहले से डिसाइडेड होते हैं क्या क्वेश्चन पूछने हैं, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस को रीड करता है और उसका आंसर वो पेपर पे ही देता है इंस्टेड ऑफ गिविंग वर्बली टू द इंटरव्यूअर। ठीक है, एंड कुछ हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, कुछ नॉन स्ट्रक्चर्ड होते हैं। क्वेश्चनर को हम ग्रुप में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक इंसान को एक बार भी दे सकते हैं, और जब वो भर दे तो वो उसको वापस कर देता है। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चनर सर्वे आर यूज्ड। और 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं सर्वे में, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड तो हो गए कि तुमसे पूछ लिया व्हाट इज हैप्पीनेस, तो तुम उसको अपनी तरफ से बताओगे कि तुम्हारे लिए हैप्पीनेस क्या है। और क्लोज एंडेड वो होंगे कि वो पूछेंगे आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू, तो तुम्हें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसी में से चूज करने हैं। ठीक है, तो विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस द रिस्पोंडेंट is free to write whatever answer they consider appropriate। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन में होते हैं उसके अंदर तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर लिख सकते हो जो तुम्हें सही लगता है, बट इन क्लोज एंडेड पहले से जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन्हीं में से चूज करना होता है करेक्ट आंसर। तो क्लोज एंडेड का एग्जांपल हो गया येस नो वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, या रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में ऐसे होता है ना कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 रेट योर सोशल स्किल्स। तो तुम्हें अगर लगता है तुम्हारी सोशल स्किल बहुत खराब है तो तुम 1 चूज करोगे, बहुत अच्छी है तो 5 चूज करोगे, बीच बीच की है तो 3 चूज करोगे। तो ऐसे रेटिंग स्केल होता है। ठीक है, इसका ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है।
अब कई बार क्वेश्चनर तुमने आजकल देखा होगा, गूगल फॉर्म बड़े चल रहे हैं, हर चीज़ के लिए गूगल फॉर्म यूज़ होता है, जिसमें वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर बोलते हैं प्लीज़ फिल दिस गूगल फॉर्म फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, प्लीज़ फिल। बाय द वे आई ऑल्सो हैव अ गूगल फॉर्म ऑन माई पेज, पोस्ट किया हुआ है। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट करना है तो यू कैन फिल आउट दैट फॉर्म। सो उसमें तुम एग्जाम्पल भी देख लोगे कि क्वेश्चनर कैसे होता है। तो गूगल फॉर्म में हम क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें तुम डेमोग्राफिक डेटा पूछ सकते हो, उस पर्सन के बारे में, उसका नेम, एज, फ़ोन नंबर वगैरह पूछ सकते हो, पास्ट बिहेवियर के बारे में पूछ सकते हो, एटीट्यूड के बारे में पूछ सकते हो, ओपिनियन के बारे में पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, अगर मैंने एक बुक पढ़ी और मुझे उस बुक के बारे में तुमसे लोगों का पर्सपेक्टिव जानना है, तो मैं उस बुक के बारे में क्वेश्चंस लिख दूंगी कि उस बुक में यहाँ पे जब इस पर्सन ने ये डायलॉग बोला था तो हाउ डिड यू फील, एक्सप्लेन योर पर्सपेक्टिव, या ये बुक आपको कैसी लगी, ये बुक आपको ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 कैसी लगी, इस बुक में आपको नैरेटिव कैसा लगा, प्लॉट कैसा लगा, कैरेक्टर्स कैसे लगे। और मैं उसका फॉर्म बना के सबको भेज दूंगी, सब मुझे उसका आंसर करके भेजेंगे, फिर मैं देख लूंगी कि अच्छा मुझे जैसी बुक लगी है वैसी काफ़ी लोगों को और भी लगी है, या मुझे तो अच्छी लगी बाकी लोगों को ज़्यादा अच्छी लगी है। So a survey method can be used, sorry, questionnaire survey method can be used for a wide variety of reasons या purposes। ठीक है, सो ये हमारा हो गया कि सर्वे क्या होता है। नाउ टेलीफोन, अब पता है क्या है, इंटरव्यू ही है, बस अलग अलग मेथड से हो रहा है। पहले तुम इंटरव्यू वर्बली ले रहे थे, फेस टू फेस ले रहे थे, दूसरे में तुम इंटरव्यू कैसे ले रहे हो, क्वेश्चनर के फॉर्म में ले रहे हो, और तीसरे में तुम इंटरव्यू कैसे ले रहे हो, टेलीफोन पे ले रहे हो। तो चीज़ वही है। अब टेलीफोन वाला ना इवन लेस टाइम, मतलब थोड़ा टाइम तो तुम्हें देना पड़ेगा, लीस्ट टाइम कंज्यूमिंग तुम्हारा सर्वे वाला था। टेलीफोन वाला थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लेगा। तुम जब क्वेश्चंस को टेलीफोन पे पूछते हो तो वो टेलीफोनिक सर्वे हो गया। बट इसमें ना प्रॉब्लम ये आती है कि बायस्ड रिजल्ट आता है। कई बार लोग ना सही आंसर नहीं देते, कई बार लोग फ़ोन ही नहीं उठाते। होता है ना, कितने सारे हमें कंपनी वाले फ़ोन करते रहते हैं कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लग रही है, आपको हमारा फ़ोन कैसा लग रहा है, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। हम फ़ोन ही नहीं उठाते, स्पैम आ जाता है पहले। तो जब फ़ोन ही नहीं उठाएगा सामने वाला इंसान तो तुम उससे क्या क्वेश्चन पूछ लोगे। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, यहाँ पे एक वो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एसएमएस तुमने भेज दिया उनसे पूछने के लिए, लेकिन उन्होंने फ़ोन ही नहीं, एसएमएस ही नहीं देखा, तो तुम फिर भी नहीं कर सकते। फिर इसमें एक ये भी प्रॉब्लम आती है कि लोग अनकोऑपरेटिव, ये तो हो गया कि लोग अनकोऑपरेटिव होते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, आंसर नहीं करते, रिलक्टेंट होते हैं, और उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि ये फ्रॉड होंगे, ये स्पैम होगा, ये हमसे कुछ स्कैम कर देगा, तो इसलिए वो नहीं इंगेज होना चाहते। और कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि मैं क्यों ही फालतू के टाइम इसमें वेस्ट करूँ, वो कुछ भी आंसर दे देते हैं। तो वो तुम्हें क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं तुम यूज़ कर सकते हो उन आंसर्स को। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस में फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि बहुत क्विकली तुम इससे डेटा गैदर कर सकते हो और टाइम एफिशिएंटली कर सकते हो। सेकेंड एडवांटेज ये है कि पब्लिक ओपिनियन को हम बहुत बड़े स्केल पे स्टडी कर सकते हैं। तुम बहुत जितने लोगों को पर्सनली अप्रोच कर सकते हो उनसे करीब 100 टाइम्स ज़्यादा लोगों को टेलीफोन पे अप्रोच कर सकते हो। सो दैट्स वाई वाइड वेराइटी ऑफ ऑडियंस को तुम अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन में इनएक्यूरेट डेटा तुम्हें बहुत मिलता है। कई बार मेमोरी लैप्स, मतलब उनको चीज़ें याद नहीं रहती, इसकी वजह से वो गलत आंसर दे देते हैं, है ना। कई बार वो एंगेज ही नहीं करना चाहते, तो या कई बार ऐसा होता है कि तुम जो सुनना चाहते हो तुम्हें वही बोल देंगे सो दैट तुम उनका जल्दी पीछा छोड़ दो। तो ये इनकी लिमिटेशंस हो गए। सो यहाँ पे हमारा सर्वे मेथड ख़त्म हो गया।